आज हम सीबीएसई कक्षा 12 इतिहास विषय के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। इस आरंभिक राजनीतिक एवं आर्थिक जानकारी का समय रहेगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, अर्थात प्राचीन भारत के प्रारंभिक समय के 1200 वर्षों के राजनीतिक जीवन और उनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के बारे में जानकारी लेंगे। और स्पेशली इस वीडियो में हम 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक के राजनीतिक जीवन की जानकारी लेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हम 600 बीसी से लेकर 600 एडी के प्रारंभिक इतिहास को टाइमलाइन के माध्यम से समझें। 600 ईसा पूर्व का समय भारत में महाजनपद युग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान उत्तर भारत में 16 राज्यों का उदय होता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार ये 16 महाजनपद थे: अवंती, अस्मक, अंग, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल और सूरसेन। इन्हीं 16 महाजनपदों में से मगध एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष होता है। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने मगध की स्थापना की थी और आगे चल करके शिशुनाग वंश, नंद वंश, इसके समय मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदित हुआ। और फिर नंद वंश को हरा करके ही आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 321 ईसा पूर्व में, जो कि 184 ईसा पूर्व तक चलता रहा। और 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के काल में कुछ ब्राह्मण राजवंश हुए, जिनको मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है, यानी पोस्ट मौर्यन एरा। मौर्योत्तर काल के दौरान ये छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे। राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी और इसके बाद तीसरी शताब्दी में 240 ईस्वी के आसपास गुप्त राजवंश की स्थापना होती है। और गुप्त राजवंश को एक बार फिर से श्रेय मिलता है पूरे भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत करने का मौर्यों के बाद। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की, लेकिन इनके पहले प्रारंभिक शासक चंद्रगुप्त प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे गुप्त शासकों की एक लंबी लिस्ट है। तो ये प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और गुप्त काल प्राचीन काल का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इस संक्षिप्त टाइमलाइन के राजनीतिक काल के बाद अब हम देखें कि 600 ईसा पूर्व के समय भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी और फिर इसका कैसे विकास हुआ। तो 600 ईसा पूर्व के समय उत्तर भारत में छोटे छोटे राजनीतिक राज्य होते थे, जिन्हें महाजनपद कहते थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि ऐसे 16 महाजनपद थे। कुछ महाजनपद गणराज्य थे, अर्थात जनता द्वारा शासक चुने जाते थे, यानी चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता था। जैसे मल्ल, वज्जी ये गणराज्य में आते थे। वहीं ज़्यादातर राजतंत्र थे, अर्थात इसमें राजा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो महत्वपूर्ण नगर होता था। हमें इस बात को भी जानना है कि 600 बीसी का समय भारत में द्वितीय नगरीकरण का भी समय है। भारत में प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देखने को मिला था। 1750 ईस्वी तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। इसके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद भारत में विकसित होने वाली वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और 600 ईसा पूर्व का समय जब महाजनपदों का उदय हो रहा था तो भारत में द्वितीय नगरीकरण भी हो रहा था। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि महाजनपद काल के समय राज्यों के उदय के साथ साथ उन राज्यों की राजधानी के रूप में नगरीकरण भी हो रहा था। वैदिक सभ्यता के दौरान आर्यों ने राजनीतिक इकाई जन का निर्माण किया।
परिवार मिलकर कुल का और फिर विश्व और फिर जन, इस प्रकार ये राजनीतिक इकाइयों का निर्माण करते थे। तो जन इनकी एक राजनीतिक इकाई थी आर्यों की। एक जन दूसरे पर आक्रमण करता रहता था और 600 ईसा पूर्व के लगभग यही राजनीतिक इकाई जन बढ़ करके महाजनपद में बदल गई। यही राज्य विस्तार की प्रक्रिया इन महाजनपदों में भी चलती रहती थी। एक महाजनपद दूसरे महाजनपद पर आक्रमण करते रहते थे। परिणाम स्वरूप इन 16 महाजनपदों में से 5 महाजनपद प्रमुख रूप से उभरे: काशी, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। इन्हीं 5 में से फिर आगे चलकर अवध का उदय हुआ, चूँकि वही राज्य विस्तार की सतत चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था मगध का एक विशाल राज्य के रूप में उभरना। यानी इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध विशाल राज्य बनकर उभरा, जिसे मगध साम्राज्य के रूप में हम जानते हैं। इन 16 महाजनपदों में से मगध के साम्राज्य के रूप में उदय के कुछ खास कारण हैं, इन पर चर्चा करें। एक तो यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर से अच्छी थी, आर्थिक संपन्नता और समृद्धि थी, इस वजह से इसका उदय हुआ। दूसरा यह कि लोहे की खदानें जो आधुनिक झारखंड में पड़ती हैं अभी, इस मगध साम्राज्य में आती थी, आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। तीसरा, जंगली क्षेत्रों में हाथी आसानी से उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग या भाग थे। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। इसके अलावा मगध की महत्ता का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि मगध के विभिन्न शासकों की नीतियाँ जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनम जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री इनकी नीतियाँ लागू करते थे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कारणों के चलते 16 महाजनपदों में से मगध का साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष हुआ, उदय हुआ। मगध साम्राज्य की प्रारंभ में राजधानी राजगीर थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का घर। राजगीर पहाड़ियों के बीच एक किलेबंद सुरक्षित नगर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया, जो वर्तमान में पटना शहर है। यह गंगा नदी से सुरक्षित और आवागमन के हिसाब से महत्वपूर्ण लोकेशन में स्थित था। इसी मगध साम्राज्य में लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के शासक धननंद को उखाड़ फेंका और एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, मगध में मौर्य राजवंश की। मौर्य वंश प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है। मौर्य राज्य पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से लेकर पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था और उत्तर में कश्मीर से लेकर कर्नाटक, केरल तक विस्तृत था, जो सर्वकालीन विस्तृत भारतीय राज्य था। इतना विशाल राज्य मध्यकाल में ना तो मुगल स्थापित कर पाए और ना ही आधुनिक भारत में अंग्रेज। अगले एक वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। 184 ईसा पूर्व में मौर्यों का पतन हो गया। मौर्यों के पतन के बाद के काल को मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड या एरा कहा जाता है। तो 184 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल में मगध सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्राह्मण राजवंशों, शुंग, कणव, सातवाहन, वाकाटक, ये सारे ब्राह्मण वंश हैं, इनका उदय हुआ। इस काल में मौर्यों के समाप्त होने पर कोई भी केंद्रीय सत्ता भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत नहीं रख पाई और क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ और इसका फायदा विदेशी जातियों ने उठाया और भारत पर आक्रमण किए। 184 ईसा पूर्व के लगभग अंतिम मौर्य राजा वृद्धरथ की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग शासक बन गया और शुंग वंश की स्थापना कर दी, जो लगभग 72 ईसा पूर्व तक चला और 72 ईसा पूर्व में शुंग राजवंश को कणव राजवंश ने प्रतिस्थापित कर दिया, यानी शुंगों के बाद कणव सत्ता में आ गए। मगध पर कणव वंश के पतन के बाद भारत में
वर्तमान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में सातवाहनों ने अपनी सत्ता स्थापित की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी आदि। गौतमीपुत्र सातकर्णी इन सातवाहन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। सातवाहनों के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में सत्ता में आने वाले ब्राह्मण वंश के वाकाटक थे, जिनका राज्य वर्तमान कर्नाटक में स्थित था। इसी मौर्योत्तर काल में भारत में विदेशी आक्रमणकारी क्रमशः इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, शक, हिंद पार्थियन तथा कुषाण भारत में आए, और इन विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे प्रसिद्ध हैं वो कुषाण थे। तो कुषाणों के बारे में हम जानकारी लें। कुषाणों ने लगभग 30 ईस्वी के बाद शासन स्थापित किया था, और कुषाण मध्य एशिया के यूची जाति के लोग थे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कुषाण शासक कुजुल कडफिसेस था। फिर विमकडफिसेस कुषाण शासक बना, और कनिष्क कुषाण शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक रहा है। कनिष्क ने 78 AD यानी 78 ईस्वी में सत्ता संभाली थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित थी। कुषाणों ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्थापित किया था, जिसमें से होकर रेशम मार्ग भी गुजरता था, और रेशम के व्यापारी कुषाणों को टैक्स देते थे, जिससे कुषाणों को काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ। कुषाण बाद में कई शाखाओं में बंट गए और साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्योत्तर काल के बाद फिर से एक बार भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया गया, और ये काम किया गुप्त राजवंश ने। तो हम गुप्त राजवंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी लें कि मौर्यों के बाद गुप्त राजवंश प्राचीन भारत का मुख्य राजवंश रहा है। गुप्त युग जो भारत का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे चहुमुखी प्रगति का समय था, इसलिए गोल्डन एज या स्वर्ण काल माना जाता है प्राचीन भारत का। मौर्यों के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता लगभग समाप्त हो गई थी। इसके बाद राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित कर एक केंद्रीय शक्ति के रूप में गुप्त राजवंश सामने आया। गुप्तों ने मौर्योत्तर काल के बाद 3री शताब्दी ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया, जो 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध तक चला। गुप्त शासकों के बारे में संक्षेप में जानकारी लें तो 3री शताब्दी में श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य स्थापित किया था 240 ईस्वी के लगभग। लेकिन ये प्रारंभिक गुप्त शासक कोई ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। गुप्त शासकों में महत्वपूर्ण शासन की कड़ी शुरू होती है चंद्रगुप्त प्रथम से, जिसने 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद समुद्रगुप्त शासक बना, जिसने 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त गुप्त शासकों में सबसे प्रतापी और सफल आक्रमणकारी शासक हुआ है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाकर साम्राज्य का विस्तार किया था, और समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के तौर पर भी जाना जाता है। और समुद्रगुप्त की इन्हीं विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं, उसमें किया गया है। यह प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के एक लेखक हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में शासक बना और 415 ईस्वी तक शासक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त कालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासकों में से एक रहा है। ये विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। एक बात और बता दें, याद रहे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसकी उपाधि थी, गुप्त राजवंश के शासक थे। और पूर्व में हम चंद्रगुप्त मौर्य का भी जिक्र कर चुके हैं, जो मौर्य वंश का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक, और चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त राजवंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में शासन करने वाले वाकाटक राजवंश में हुआ था। प्रभावती गुप्त के पति की जल्दी डेथ हो जाने पर प्रभावती गुप्त वाकाटक राजवंश की सत्ता संभालती है, और प्रभावती गुप्त का ताम्र अभिलेख, जिसमें सर्वप्रथम भूमिदान देने का उल्लेख मिलता है, यह अभिलेख प्राचीन भारत की भूमिदान का
सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला अभिलेख है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं और इस प्रकार लगभग 543 ईस्वी के लगभग गुप्त राजवंश समाप्त हो गया, यानी 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध तक। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इन 1200 वर्षों के राजनीतिक इतिहास की संक्षिप्त जानकारी ली। मौर्य काल और मौर्य प्रशासन की जानकारी, अशोक के अभिलेख आदि की जानकारी अगले वीडियो में हम देखेंगे।